उस ज़माने में ना होता ये था कि मेरिट खुद ही बन जाता था। हम शेख ज़ायद में सुबह भी लिस्ट करते थे, रात को भी लिस्ट करते थे। इतने पेशेंट जब ओह! वहाँ से ग्लास हुँ। इंजरी एक ऐसी चीज़ है कि जब वो लगता लोगों को यही है कि भी छोटा-सा काटा है, लेकिन उसमें हमने जब खोल के देखते हैं कि हमें वेन्स, आर्टरीज़, नर्व सारा कुछ टेंडन सारा कुछ कटा होता है। सारे ऑर्थोपेडिक वालों ने हुँ, हमारी तरफ रेफ़र करना शुरू हुँ। हुआ है। स्कूल गोइंग से पहले बच्चे की जो भी ओके। डिफ़ॉर्मिटीज़ हैं, वो हम उनको ठीक कर आज तक कुछ नहीं हुआ। इवन हमारे हुँ, अपने रिश्तेदार नहीं समझते, हमारी बात को नहीं हुँ, अंडरस्टैंड करते कि भाई आप क्या बात कर रहे हो। हुँ। कोशिश ये होती है कि उनकी शुरू में ही सीरियल प्लास्टर लगाते हैं, उनको थोड़ा सा सीधा करके उस जगह पे प्लास्टर लगा देते ठीक है। हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़ुबैदा अनवर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ैक@पॉडकास्ट। बहुत ज़्यादा क्वेरीज़ आ रही थी कि आप अपने पॉडकास्ट के अंदर किसी सर्जन को भी इनवाइट करें। बड़ा अहम रोल होता है किसी भी सर्जन का हॉस्पिटल्स के अंदर लोगों की ज़िंदगी में और उनकी ज़िंदगियों को सँवारने में। क्योंकि बहुत सारे रोड एक्सीडेंट के अंदर हम इस तरह की हालात और चीज़ें देखते हैं कि अगर ये सर्जन अवेलेबल ना हो तो शायद सूरत हाल बहुत खुदा न खास्ता ख़राब हो सकती है। आज की शख्सियत बहुत अहम है, सफ़र की कहानी बहुत लंबी है। लाड़काना के एक पसमानदा गांव से इनका ताल्लुक़ है, वहाँ से उठे, स्ट्रगल की, पढ़ाई मुकम्मल की। ये जो 22 साल का सफ़र है, ये बहुत जो है वो पुरखटन रहा। बड़ी मुश्किलात इनकी ज़िंदगी में आई, बहुत सारी जगहों के ऊपर शायद कभी थोड़ा-सा मायूस भी हुए होंगे, लेकिन आज एक कामयाब कॉस्मेटिक्स एंड प्लास्टिक सर्जन हैं माशाल्लाह से। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ, जनाब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल वहीद भुट्टो साहब। आइए मेहमान से आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं आप? ठीक, खैरियत से शुक्र हैं? अल्लाह का। फर्स्ट क्लास। सर लाड़काना से लाहौर तक का सफ़र कहने को एक जुमला लगता है, बड़ी स्ट्रगल है। 22 साल का टाइम आपने गुजारा है और आज माशाल्लाह आप एक कामयाब सर्जन हैं। लोग तजवीज़ करते हैं आपका नाम कि अगर आपने किसी भी तरह का कोई प्लास्टो सर्जरी करवानी है, कोई कॉस्मेटिक सर्जरी करवानी है तो बेस्ट वन समझा जाता है जो डॉक्टर अब्दुल वहीद का नाम है। इस नाम के पीछे इतनी लंबी कहानी, सफ़र ज़रा हमारे साथ शेयर कीजिए। जी, मैं बेसिकली लाड़काना डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग है मेरा। हमारा तहसील थी वारा। चाणका मेडिकल कॉलेज से मैंने एमबीबीएस किया 2002 में, 2001 में, बल्कि 2002 में हमारी हाउस जॉब कंप्लीट हुई। ओके। तो उसके बाद शेख ज़ायद हॉस्पिटल में जॉब्स आई, तो एसएचओ की उधर मैंने अप्लाई किया। मैं आया था एज ए जनरल सर्जरी में, ओके। तो 20-22 दिन रहा। तो उस टाइम प्लास्टिक सर्जरी की इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी, लोगों को पता भी नहीं था कि प्लास्टिक सर्जरी क्या होती है, उसमें हुँ, क्या क्या चीज़ें होती हैं। हुँ, तो मुझे कोई तकरीबन कोई 20 दिन जनरल सर्जरी में रहा, तो हुँ। एक्सीडेंटली जो कुलीग थी उनकी कोई एक्सीडेंटली कोई हो गई डेथ घर में, तो उनको जाना पड़ गया। तो प्लास्टिक सर्जरी में कोई बंदा नहीं था, सीट उनको वैकेंट थी। ओके। तो उन्होंने मुझे फिर प्लास्टिक सर्जरी में भेज दिया कि जी आप अच्छा, उधर ही अच्छा। रहें। फिर मैं प्लास्टिक सर्जरी में वहाँ पे एसएचओ रहा, वहीं पे मेरी फिर जॉब कॉन्ट्रैक्ट पे हुई। उसके बाद फिर मैंने एमएस में एडमिशन लिया पंजाब यूनिवर्सिटी में। ठीक मैं है। पहला कैंडिडेट था एमएस प्लास्टिक सर्जरी यूनिवर्सिटी माशाल्लाह। ऑफ पंजाब से। अच्छा, 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 अच्छा। तो वो मेरी ट्रेनिंग पूरी हुई। उसके बाद फिर साथ-साथ ट्रेनिंग भी हुई, जॉब भी मेरी फिर रेगुलर होती गई उस उधर ही। हुँ, हुँ। तो उसमें हमने सारी ट्रेनिंग प्लास्टिक सर्जरी की मेरी शेख ज़ायद की। फिर उस टाइम मेरे जो टीचर थे वो मुझे शौकत खाना में करते थे, कुछ प्राइवेट चीज़ें करते थे, लेकिन वो मुझे अपने साथ ही मैं उनके रहा हूँ। ठीक है। मोस्टली उनके साथ ही अच्छा सर्जरी सर, में। लाड़काना का ज़िक्र किया आपने, बल्कि उसकी तहसील आप हाँ बता जी, रहे हाँ जी। हैं जहाँ से आपका ताल्लुक है। सर जो दौर आप बता रहे हैं, उस दौर में तो ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा इश्यू था स्टूडेंट्स के लिए। जी। तो ये थोड़ी-सी कहानी सुनाएँ, कैसे जाते थे आप कॉलेज तक? स्कूलिंग किस तरह से आपने हासिल की? कॉलेज तक कैसे गए वहाँ से? जी, कॉलेज तो जिस तरह हमारा तहसील था वहाँ तो हम लोग जिस तरह जिस इलाके से थे, तो वहाँ पे एक भी बस जाती थी एक टाइम पे। ठीक है। तो वो कभी मिस हो गई, कभी उस ड्राइवर का मूड ना हो आने का, तो वो हुँ, हम फिर साइकिल पे जाते थे, कभी ठीक है। पैदल 8 किलोमीटर होता था हमारा 8 गाँव। हाँ किलोमीटर जी। पैदल चल कर आप कॉलेज जाते रहे तो हैं। ओह माय मैट्रिक गॉड! एफएससी तक हम जो है ना ठीक है। इसी तरह हमारी रही। हुँ, उसके बाद जब मेडिकल में आ गए लाड़काना में, मेरा मेरिट में उस टाइम मेरा 22 नंबर था मेरिट में ना लाड़काना माशाल्लाह आप एक डिस्ट्रिक्ट में। ब्रिलियंट स्टूडेंट भी रहे हैं। जी। जी, जी। तो वहीं से मैंने फिर ट्रेनिंग की। हुँ, साथ में मिडिल क्लास फैमिली से था, घर में बड़ा था, हुँ, हुँ। तो मैं जॉब भी करता था
शाम को और सुबह कॉलेज भी जाता था। माशाल्लाह। फैमिली को सपोर्ट सारी करनी ठीक होती है। थी, क्योंकि मैं वालिद साहब अकेले होते थे घर के हम्म। कमाने वाले, तो मैं उनके साथ ही हेल्प करता था। ठीक है, सपोर्ट भी करते। अच्छा, सपोर्ट भी माशाल्लाह। करता था। डॉक्टर साहब बताइएगा कि आप बाय फोर्स डॉक्टर बने थे, पेरेंट्स की ख्वाहिश थी या कहीं आपको भी शौक था? नहीं, उस जमाने में ना होता ये था कि मेरिट खुद ही बन जाता था। अब तो टेस्ट हो जाता है ना, तो वो आप उस टाइम जिस जिसका बंदे का मेरिट बन जाता था, ओपन मेरिट था ओपन तब। मेरिट होता था ओके। कि आपकी अगर एफएससी में मार्क्स इतनी आ गई उस लेवल की, तो आपका नंबर खुद ही वो आप कर लेते तब थे। कमी थी ना डॉक्टर्स की मेरे ख्याल डॉक्टर्स की से। कमी थी, मैं प्राइवेट कॉलेज कम थे, हम्म। तो इस वजह से वहाँ उस टाइम पे कोई मुश्किल नहीं होती थी कि अगर आप ठीक, आपका रिजल्ट ठीक आ गया तो आप डॉक्टर आराम से बन जाते ठीक है, इस तरह से माशाल्लाह ये थे। जी, आपका। आपने किस साल में अपनी डिग्री मुकम्मल की थी एमबीबीएस की? एमबीबीएस की 2001 में। 2001 में जी, मुकम्मल की, उसके 2002 बाद आप हाउस जी जॉब जी। किया मैंने 2002 में कंप्लीट किया। फिर मैं हाउस जॉब जैसे कंप्लीट हुआ तो फिर मैं शेख ज़ायद लाहौर आ गया। तो तब से लेके आज तक जी, आप मैं शेख शेख ज़ायद ज़ायद में में ही ही हूँ। हाँ काम कर रहे हैं। जी। अच्छा सर, आप ने लाइफ में बहुत सारे ऐसे हादसात में जख्मी लोग देखे होंगे जिनके बड़ी क्रिटिकल सूरत हाल होती है, तो उस वक्त फौरी तौर पे सर्जन की ज़रूरत पेश आती है। होंठ कट गया है, चेहरे पे कोई इस तरह का कट लग गया है कि फौरी उसको रिपेयर करने की ज़रूरत है। कितने इस तरह के अंधोनाक हादसात आप देख चुके हैं, और थोड़ा सा अपना तजर्बा भी शेयर कीजिएगा। इसमें ये था कि सबसे पहला जो था हमारा, तो 2005 में अर्थक्वेक जो हुआ था, उसके काफ़ी सारे पेशेंट, क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी का जब काम शुरू होता है, जब सारे लोग हाथ खड़ा कर देते हैं, ऐसा ही है। ऑर्थोपेडिक जनरल सर्जरी, उसके बाद हमारा काम शुरू हुआ। ठीक तो है। उस ज़माने में हम शेख ज़ायद में सुबह भी लिस्ट करते थे, रात को भी लिस्ट करते थे। इतने पेशेंट जब वहाँ से सारे ऑर्थोपेडिक वालों ने हमारी तरफ रेफ़र करना शुरू हुए, तो उसके बाद 2 मरतबा इकबाल टाउन में ब्लास्ट हुए, वो इमरजेंसीज हमने ओह माय गॉड। डील की, वो उसी टाइम पे आए पेशेंट सारे। कई तो वो पार्लर के करीब हुई थी, वो दुल्हनें तैयार होने आई थी, वो बेचारी बिल्कुल वहाँ पे बिल्कुल। आई। मून मार्केट में एक मून बहुत बड़ा मार्केट में ब्लास्ट जी, हुआ वो था। भी सारा हमारा प्लास्टिक सर्जरी का काम ओके 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 ओके। तो था। बड़ी उन दिनों आप लोगों ने बड़ी जी, इमरजेंसी के बड़ी दिनों में भी इमरजेंसी बड़ी देखी। वर्किंग की हुई है माशाल्लाह से। और सर, कुछ बच्चे जो हैं वो पैदाइशी भी देखा जाता है कि तालू कटा हुआ है, होंठ कहीं से कटा हुआ है, उंगलियों में कुछ फर्क आ गया है, पाँव के अंदर कोई मसला आ गया है। तो ऐसे कितने हादसात आपने देखे हैं और कितने आपने रिपेयर किए हैं? इसमें जिस तरह होता है हमारे मुल्क में, कज़न मैरिजेस में ज़्यादातर ये चीज़ें होती हैं कि जी क्लेफ्ट लिप और पैलेट हम जिसको कहते हैं, और दूसरा हाथ जुड़े हुए हों, उंगलियां छोटियां हों, पाँव की उंगलियां जुड़ियां हों, तो वो होती है। उसका फिर टाइम होता है कि इस टाइम तक उनकी सर्जरी मोस्टली होता है कि जी स्कूल गोइंग से पहले बच्चे की जो भी डिफॉर्मिटीज़ हैं वो हम उनको ठीक कर दें। अंडर 5 इयर्स या अंडर 3 इयर्स आप? मोस्टली कहते हैं जी स्कूल अब 3 इयर्स हो गया, स्कूल गोइंग पहले 5 इयर्स हाँ होता हाँ। था। तो उस वो कहते हैं कि जी जब बच्चा स्कूल जाए तो उससे पहले उसकी जो पैदाइशी जो भी डिजीजेज हैं वो ठीक होनी चाहिए, ताकि उस पर सोशल इम्पैक्ट उसका बेहतर हो। ठीक हो गया। और ज्यादा रेशो पाकिस्तान के किन एरियाज में इस तरह के केसेस आपके पास आते हैं? ये जो क्लेफ्ट हैं ये ज़्यादातर कबायली इलाके या जहाँ पे कज़न मैरिजेस ज़्यादा हैं वहाँ से कजन आते मैरिज का रिवाज है। हैं। साउथ पंजाब में ज्यादा सुनने साउथ में आता पंजाब में, है कि सिंध में बहुत ज़्यादा है हमारे, जिस ओके। तरह है वहाँ पे। हम्म। उसके लिए तो कैंप्स भी लगती हैं, डिफरेंट प्लास्टिक सर्जरी वाले जाके लगाते हैं वहाँ पे, फ्री कैंप्स होती हैं जो क्लेफ्ट के लिए खास ठीक है। तौर पे। अच्छा सर, आपने कैंप का जिक्र किया है, तो कज़न मैरिज एक ऐसा सिस्टम है कि हम बराह रास्त मदाखलत नहीं कर सकते, कबाइल में हो या साउथ पंजाब में हो या सिंध में हो, वो लोग इस बात को बुरा जी समझते हैं। बिल्कुल। तो इसकी काउंसलिंग का भी कोई तरीकाकार होता है, उस वो भी कुछ कैंप लगते हैं वहाँ पे? नहीं, काउंसलिंग का आज तक कुछ नहीं हुआ। इवन हमारे अपने रिश्तेदार नहीं समझते, हमारी बात को नहीं अंडरस्टैंड करते कि भाई आप क्या बात कर रहे हो। ये मतलब एक तो ये बदकिस्मती बड़ा वाली एक बात है। बदकिस्मती वाली बात हाँ, है कि भाई नहीं इस पे हम कैसे उनको कन्विंस करें, वो कन्विंस करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है। अब थोड़ी बहुत जो लोग पढ़े लिखे हैं, मिसाल के तौर पर मैं सिंध का ही बताऊंगा कि वहाँ के लोग अब जो शहरों में आ गए तो वो थोड़ा सा हो गया है कि जी इधर उधर हो रही हैं चीज़ें, अदरवाइज तो वो नहीं समझने के लिए तैयार थे बिल्कुल भी। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको इस वक्त साउथ पंजाब से बहुत सारे लोग देख रहे हैं, उधर से ही हमें फीडबैक आया था, तो हम आपके पास आए हैं स्पेशल इस टॉपिक पे बात करने। तो हमसे ये कहा जा रहा था कि आप डॉक्टर साहब से पूछें कि जिन बच्चों के पैदाइशी पाँव टेढ़े हैं और उनकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, वो कब तक उसके लिए कांटेक्ट कर लें, और अगर वो लाहौर में आकर ट्रीटमेंट करवाना चाहें
उसका क्या तरीकाकार है? अच्छा, जो जिनके पाँव टेढ़े होते हैं ना पैदाइशी, बेसिकली ऑर्थोपेडिक में आ जाता है। हमारा उसमें बड़ा कम होता है। ठीक तो है। वो कोशिश ये होती है कि उनकी शुरू में ही सीरियल प्लास्टर लगाते हैं उनको, कि थोड़ा सा सीधा करके उस जगह पे प्लास्टर लगा ठीक देते है। हैं, ताकि वहाँ पे वो फिक्स हो जाए। कुछ ठीक अरसे है। बाद फिर उसको सीधा करके लगाते हैं। बेसिकली ऑर्थोपेडिक वो रिहेबिलिटेशन वाले जो है ना ओके हमारे, ओके, वो इसको देखते डिपार्टमेंट हैं। वाले देखते हैं। ठीक है। हम सिर्फ उनके पाँव जुड़े हुए हों, उंगलियां जुड़ी हुई हों, छोटी बड़ी हों, ज्यादा, कई लोगों की ज्यादा उंगलियां होती हैं, 6-6 उंगलियां होती हैं, तो वो फिर प्लास्टिक सर्जरी में आ जाता है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, अब मैं आती हूँ रिकंस्ट्रक्शन की तरफ, कि ये एक बड़ा इशू होता है लोगों के अंदर, कि जहाँ पे फौरी तौर पे आप इन चीज़ों को भी लुक आफ्टर करती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, जो अभी ये सारा जो था ना क्लेफ्ट, ये भी रिकंस्ट्रक्शन का एक, अच्छा, उसी के अंदर आ जाता है उसी सारा में ये? अंदर आ ठीक जाता है। है। अब हमारी जो मेनली जो इमरजेंसीज आती हैं कि हाथ कटे हुए हों, कई लोगों को ग्लास इंजरी एक ऐसी चीज़ है कि जब वो लगता लोगों को यही है कि भी छोटा सा काटा है, लेकिन उसमें हमने जब खोल के देखते हैं कि हमें वेन्स, आर्टरीज, नर्व, सारा कुछ, टेंडन, सारा कुछ कटा होता है। सब कुछ कटा। उसकी फिर हमने दोबारा उनको जोड़ते हैं माइक्रोस्कोप पे बैठ के, उनके बड़े बारीक स्टिचेस भी बारीक होते हैं, तो वो फिर जोड़ते हैं। फिर उसकी रिहेबिलिटेशन में टाइम लगता है, 6 से 8 2 महीने लग जाते हैं उनके हाथ को मूवमेंट करने में। ऐसा ही है। तो डॉक्टर साहब, इसी रिलेटेड मैं जानना चाहूँगी, कोई ऐसा यादगार वाकया या कोई ऐसा यादगार केस जिसने आपको थोड़ा मेंटली भी किया हो कि हाँ ये बड़ा मुश्किल था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं कर पाया हूँ, मुझसे हो गया। ऐसी तो बहुत सारी, क्योंकि मैं उस जमाने में प्लास्टिक सर्जरी में था जब शेख जायद में लोग नहीं था, मैं 24 घंटे ऑन कॉल होता था। जी जी, ऐसे ही। तो उस तरह के मुझे एक था कि एक उस ज़माने में ना स्टार प्लस के ड्रामा देख देख के ना हमारी भी इस तरह की हालात हो जाते थे। तो एक डेथ हो गई इमरजेंसी में। ओके। तो उसकी बेटी ने रोते हुए, वो शीशे का हमारा डोर था इमरजेंसी का, उस पे जाके ना नहीं करके हाथ मारा, तो यहाँ से सारा उसका कट गया। Oh my उसको हमने सारी God। रात बैठ के जोड़ा, न वो मदर की उस पे शामिल हो सकी। तो वो मुझे बड़ा याद आता है कि इस तरह की चीज़ें जी जी, ड्रामाई अंदाज में हुई कि भाई उसने नहीं करके हाथ मारा, तो उसका और बाजू हाथ यहाँ से कटवा लिया सारा अपना। इधर से बाजू पूरा कट, बीच में my से कट गया उसका। God, दोबारा हमने जोड़ा फिर सारा। बड़ा बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए उस चीज को, ब्लीडिंग को रोकना, मैनेज करना, और वो एक, चले एक 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 याद रहेगी उसकी आपके ज़हन में कि ये चीज भी हुई थी। अब फिर एक और वाकया भी है, वो भी एक डॉग बाइट आया ना, मुंह पे काट गया। अच्छा। तो मेरा एक दूसरा कुलीग था, तो हम लोग लगा रहे थे दोनों। मैंने कहा यार या मैं लगाता हूँ या आप लगाए ना। तो उन्होंने कहा नहीं हम लगा लेते हैं ऊपर नीचे। अच्छा, अचानक मेरी नीडल प्रिक हो गई उसको, अच्छा अच्छा। डॉग बाइट का। अब तो दूसरे दिन वो बड़ा अजीब वाकया हुआ कि दूसरे दिन हमारा सर्जन भी कुत्ते वाले टीके लगवा रहा था, तो मरीज भी कुत्ते तो अच्छा, कहीं ना कहीं एक डर तो अंदर होता है ना एक ऐसे बंदे से कि इफेक्टेड निडल मुझे लग गई है, कहीं मेरे अंदर ये मसला ना आ जाए। हाँ, तो वो फिर हमें ये चीजें सारी जो है ना देखनी पड़ती हैं। अच्छा, चले एक मतलब आपकी मेमोरी के अंदर ये एक वाकया रह गया है। अच्छा, अब मैं आती हूँ उस चीज़ की तरफ जिसके आप बड़े मास्टर हैं आजकल, बल्कि बहुत अरसे से ख़वातीन हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री से आपसे रब्ता करती हैं, आती हैं, अपना ट्रीटमेंट भी करवाती हैं। मुझे पता है आप नाम नहीं बताएंगे, लेकिन नाम लिए बगैर हम कुछ चीज़ों का जिक्र यहाँ पे करेंगे कि अब तो खैर मैं सिर्फ शोबिज़ इंडस्ट्री की बात नहीं करूँगी, अब तो हमारी जो मीडिया इंडस्ट्री है, जिसके अंदर हमारी मॉर्निंग शो होस्ट हैं, जिसके अंदर हमारी न्यूज़ एंकर भी हैं, किसी हद तक अदर्स शोज़ की जो होस्ट हैं वो भी कांटेक्ट करती हैं आपसे कि डॉक्टर साहब हमें 10 साल छोटा दिखना है, हमें कुछ इस तरह का ट्रीटमेंट दे दें। इसके बारे में बताइएगा, कॉस्मेटिक सर्जरी के हवाले से अभी तक आपने क्या क्या खिदमत सर अंजाम दी हैं? अच्छा, कॉस्मेटिक्स में ये था, शुरू में तो बिल्कुल भी नहीं आती थी फैमिलीज के लोग, या इस तरह इवन शोबिज़ के भी बड़े कम लोग छुप छुप के आते थे। पहले तो सिर्फ स्टेज ड्रामों से आते दिखाते, फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों में शऊर आया कि भाई ये इतनी बुरी चीज़ नहीं है, ये कोई भी करा सकता है फैमिलीज। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता फैमिलीज भी आने लगी, वो लोग आने लगे। तो उसमें सारी हेड टू टो सारी सर्जरीज लोग कराते हैं, आंखों से लेके नोज तक, फेस लिफ्ट, नेक लिफ्ट, आगे चेस्ट की कोई प्रॉब्लम्स हुई, बाजू लटक गई,
टमी टक हो गया, लाइपोसक्शन हो गया, तो वो सारे तकरीबन प्रोसीजर आ जाते हैं। ठीक कई है। लोगों के कान थोड़े बाहर निकले होते हैं, वो भी हमारे उसमें कॉस्मेटिक्स में आते ठीक हैं। है। प्रोमिनेंट ईयर्स ठीक कहते है। हैं हम अच्छा जिसको। डॉक्टर साहब, बहुत एक्सपेंसिव समझा जाता है एक्चुअली कॉस्मेटिक्स सर्जरी को। कहीं हमारी डिस्कशन भी होती है तो वो कहते हैं जी नहीं मैं तो अफोर्ड ही नहीं कर सकती या इस तरह से ना। तो ये बताइएगा, अगर किसी ने फेस अपलिफ्टिंग का कोई प्रोसीजर करवाना है, स्किन का करवाना है आपने बताया, और नोज का कोई शेप चेंज करवानी हो, तो क्या इसका तरीकाकार क्या है, कितना खर्चा इसके ऊपर आ जाता है? मोस्टली पूरी दुनिया में कॉस्मेटिक सर्जरी की प्राइवेटली होती है, सरकारी में कहीं भी दुनिया में कहीं भी नहीं अच्छा, होती। प्राइवेट ही ये होता है वो भी सारा प्राइवेट ही प्रोसीजर। होता है। ठीक इवन है। इसको इंश्योरेंस में भी ये नहीं आता, क्लेम करते आप कर सकते हैं, हम्म। इंश्योरेंस हो या कोई और चीज़ हो। हम्म। तो इसलिए ये टोटल कॉस्मेटिक्स पर डिफरेंट जगहों पे बैठ के डिफरेंट रेट्स होते हैं, हर बंदा फिर अपने अपने हिसाब से उसको मैनेज करता है। ठीक है। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, बोटैक्स का बड़ा रवाज हो चला है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि ये सेफ नहीं है, हेल्थ के लिए ये सेफ नहीं है। इसके बारे में आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे? नहीं, बोटॉक्स देखें ना, बोटॉक्स हम लगाते हैं बेसिकली उस हिस्से को पैरालाइज करने के लिए कि जो मूवमेंट हो रही है वो कोई ब्लड में नहीं शामिल होता, उसका कोई नुकसान नहीं है एज सच। उसका ये होता है कि आपको लगवाते हैं तो फिर आप लगवाते रहते हैं, फिर ट्रीटमेंट 6 महीने 8 महीने उसका ऐसा ही टाइम, ऐसा ही ऐसे है। टाइम पीरियड है कि उस हिसाब से वो लगवाते रहते हैं आप, और कोई उसका नुकसान नहीं है। दूसरा अच्छा। ये नुकसान हो सकता है कि भाई किसी गलत जगह पे लग गया तो वो जगह आपकी ऊपर नीचे हो जाती है कुछ अरसे के लिए, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो सेटल हो जाती है। ठीक है। यानी अगर उसका कोई प्रॉब्लम भी होती है बोटॉक्स की तो वो परमानेंट नहीं होती। ठीक है। इसी तरह फिलर्स के बारे जी में भी थोड़ा एग्जैक्टली, सा फिलर्स एग्जैक्ट भी उसका यही है, भी आप उसको भी अब अगर आप इधर उधर आपका चला जाए आपकी जो रिक्वायर्ड जगह है तो वो भी इसी तरह होती है, लेकिन वो भी कुछ अरसे बाद वो सेटल हो जाती है। ठीक है। शोबिज़ तो हो गया, अब मैं आती हूँ हमारी जो पॉलिटिशियन ख़वातीन हैं, बहुत बड़े बड़े सियासतदानों की बीवियाँ बेटियाँ आपके पास आती हैं, मुझे पता है आप नाम नहीं बताएंगे, आपके पास आती हैं, बड़े लंबे चौड़े उनके प्रोसीजर भी यहाँ पे हुए हैं कॉस्मेटिक सर्जरी को लेके अपनी ब्यूटी बढ़ाने के लिए। तो थोड़ा बताइएगा कि कम से कम कितना ड्यूरेशन एक ट्रीटमेंट के ऊपर लगता है, और कितना एक ये एक्सपेंसिव है या नॉर्मल है? देखिए डिफरेंट, अब बेसिकली पहले लोग डरते थे एनेस्थीसिया से कि जी लंबा एनेस्थीसिया है तो एग्जैक्टली। उस वजह हाँ। से प्रोसीजर्स कम लोग हम्म। कराते थे। अब तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी एक साथ भी की हुई हैं। हम्म। किसी ज़माने में, अब तो हालात पाकिस्तान के इस तरह हैं, किसी ज़माने में बाहर से पेशेंट बड़ा आता था तो वो उनको क्योंकि यहाँ पे सस्ता पड़ता था बिल्कुल ऐसे तो ही। वो हेड टू टो पूरी सर्जरीज एक ही गो में कराती थी और उनकी हीलिंग भी बड़ी अच्छी होती थी। तो वो डिपेंड करता है, हम देख लेते हैं कि इस पेशेंट का कितना थ्रेशोल्ड है, कौन कौन सी चीज़ें हैं कि इसको चलने फिरने में मसला तो नहीं होगा, बाजू भी हम कर लें साथ में, टांगे भी कर लें तो वो फिर वो आगे पीछे हम कर लेते हैं। वो डिफरेंट डिपेंड करता है कि पेशेंट की क्या रिक्वायरमेंट है। ये सारी शेप चेंज करना जी या अपनी ब्यूटी को बढ़ाने के लिए बोटॉक्स हैं, अदर चीज़ें हैं जो कॉस्मेटिक्स मेकअप सर्जरी में भी आ जाती हैं। तो पाकिस्तान के अंदर डेफिनेटली फ़र्क तो है अब्रॉड से पाकिस्तान का। कितना एक एक्सपेंसिव है? जो लोग सुन रहे हैं देख रहे हैं उनको ये इस सवाल का एक्चुअली जवाब चाहिए। उन्होंने बारहा ये कहा कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, आम बंदा आम खातून अफोर्ड नहीं कर सकती। लाखों में या मिलियंस में किस तरह एडवाइस होती है इसकी? नहीं, बाहर से अगर आप कंपेयर करें तो बिल्कुल सस्ता है यहाँ पे। यहाँ पे तो बिल्कुल ही लाखों में ही है, मिलियन में तो बड़ा कम ही, कोई रेयर ही कोई होता है कि हम उसमें चले जाएं। अफोर्डेबल है, आप ये कहना अफोर्डेबल चाह है, रहे हैं, करवा सकते हैं। हाँ जी, वो करवा सकते हैं। कोई ठीक इतना है। बहुत ज़्यादा बाहर से तो बहुत सस्ता है, यहाँ पे समझेंगे आप कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा ये बताइएगा कि एंटी एजिंग के हवाले से आजकल बड़ा कंसर्न है लोगों को, तो उसमें एक तो आप मुझे एज लिमिट बताइएगा कि किस एज की खातून है या मर्द है वो एंटी एजिंग के लिए उसको कांटेक्ट करना चाहिए, और उसके अंदर एंटी एजिंग में क्या क्या चीज़ें आप करते हैं? देखिए एंटी एजिंग में पेशेंट को पहले प्रॉब्लम होती है फेस की, एकदम से वो फेस जब भी, अब कुछ लोगों को 40s में फेस 50-60 वाला लगता है। वो पेशेंट टू पेशेंट, हर पेशेंट का अपना लाइफस्टाइल है, अपना डाइट है, अपनी उसका जो काम करने की है चीज़ें, तो वो डिपेंड। कई लोग 50s तक भी उनको ज़रूरत नहीं पड़ती फेस की या किसी चीज़, कई लोगों को 40s में ज़रूरत पड़ती।
तो वो पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। अच्छा सर, कुछ चेहरे उम्र चोर भी होते हैं। जी उम्र चोर शायद हम इसलिए भी कहते हैं कि हमें पता नहीं होता कि उन्होंने ट्रीटमेंट कहाँ से करवाया है। एक्चुअली ये चीज़ भी है, उसमें बहुत बड़ी मिसाल है महानूर बलोच साहिबा। उनका ताल्लुक भी शोबिज से रहा है, लेकिन ये कहा जाता है कि वो सदाबहारी जवान है, लेकिन वो इस रात से उन्होंने कभी पर्दा नहीं उठाया कि उन्होंने ट्रीटमेंट कहाँ से करवाए हैं। और बहुत सारी हमारी शोबिज इंडस्ट्री की खवातीन जिनकी एज भी लगभग इस वक्त 50+ है, लेकिन वो स्क्रीन के ऊपर जो है वो 30 से ज़्यादा की नज़र नहीं आती। 50 से 30 की बनने के लिए क्या प्रोसीजर रिक्वायर्ड होता है? उसमें फेसलिफ्ट, आपकी आंखों की जो ब्लेफरोप्लास्टी है, हाँ। अपर लोअर आईब्रो आपके लिफ्ट हो सकते हैं, तो लुक जो है वही नज़र आता है। बाकी तो अंदर तो फिर टमी टक है, जो आपका फेस नज़र आता है उसमें सिर्फ फेस लिफ्ट, नेक लिफ्ट और आपकी आइज़ की सर्जरीज है। ठीक है। और फेस के हवाले से मैं इसलिए बार बार पूछ रही हूँ कि ये शोबिज की जो खवातीन है, एक स्लोगन भी हुआ था किसी ज़माने में, हुआ करता था कि आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं। तो उस चेहरे को बरकरार रखने के लिए ब्यूटी का एक लंबा जो है वो अरसा बरकरार रखने के लिए कि जी हाँ, जैसी 10 साल पहले दिखती थी आज भी वैसी ही दिखती है, उसके लिए कॉस्मेटिक सर्जरी बेहद ज़रूरी है, ये आप समझते हैं। अच्छा सर, अब मुझे ये बताइए कि बहुत सारी डिजीज़ भी लोगों के अंदर मौजूद होती हैं, तो सर्जरी एक ऐसा अमल है जिसमें पेशेंट को ठीक होने में भी थोड़ा टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो खुदा ना खास्ता कौन सी बीमारी स्किन के अंदर हो, जिस्म के अंदर मौजूद हो, उसका कोई इलाज ना हुआ हो, वो अगर अंदर मौजूद है तो उस पेशेंट को सर्जरी नहीं करवानी चाहिए। देखिए, हमारी सर्जरी में तो स्किन की जो डिजीज़ हैं, कैंसर्स, जिस तरह स्किन के कैंसर हैं, बेज़ल सेल कार्सिनोमा है, स्क्वैमोस सेल कार्सिनोमा, वो जो 2 कॉमन ट्यूमर्स हैं यहाँ पे होते हैं स्किन में, जो उसको तो जल्दी कराना चाहिए, बल्कि ओके, जितना आप जल्दी कराएंगे उसकी रिकवरी होती है। ठीक है। अदरवाइज़ हमारी जो कॉस्मेटिक सर्जरी आप पूछ रही हैं कि जी उसमें कौन सी कंट्राइंडिकेशन है, वो ये होती है कि कोई एनेस्थीसिया, कोई प्रॉब्लम हो, कोई कार्डिक प्रॉब्लम हो, उसको कोई कुछ इंजेक्शन से उसको एलर्जी हो, तो फिर हम उसको कहते हैं या कि शुगर भी कह सकते हैं। शुगर ना कंट्राइंडिकेशन नहीं है एब्सोल्यूट, ओके ओके, वो शुगर मैनेजेबल होती है। कोई एनेस्थेटिक कोई प्रॉब्लम निकल आए तो फिर हम उसको अवॉइड करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं जानना चाहूँगी कि जो लोग आपको देख रहे हैं, बहुत सारी शोबिज़ की ख़वातीन भी हैं, बहुत सारे हमारे मीडिया इंडस्ट्री से भी हैं, अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहें, क्योंकि मुझे ये लगता है कि शायद जिस तरह से आप ट्रीटमेंट कर रही हैं वो बहुत रीज़नेबल और अफोर्डेबल है, और रिज़ल्ट भी अभी तक जो हमने सुना है वो माशाल्लाह से 90 to 100% तक आपके रिज़ल्ट आते हैं। वो किस तरह से आपसे कांटेक्ट करें, आपका अपना क्लिनिक कहाँ पे है, या कहाँ पे आपको अप्रोच कर सकते हैं? हमारा क्लिनिक गुलबर्ग 2 में है, 10Q NTH लाइफ क्लिनिक के नाम से। ओके, जाज़बियत भी नाम है उसका, NTH लाइफ क्लिनिक। ठीक यहाँ है, पे हम कंबाइन करते हैं नॉन सर्जिकल, सर्जिकल भी। नॉन ठीक है। सर्जिकल में डॉक्टर कमरान करते हैं मेरे साथ, मैं सर्जिकल मैं करता हूँ, दोनों हम ठीक मिल हो के गया, करते हैं दोनों प्रोसीजर्स। ठीक हो गया, ज़बरदस्त हो गया। और यहाँ पे टाइमिंग्स क्या हैं आपकी? टाइमिंग मेरी है तकरीबन, मैं कोई 4 बजे आ जाता हूँ, तो ठीक है, 8-9 बजे तक मोस्टली इधर होता हूँ। ठीक है। और आपका जो संडे नंबर ऑफ होता है। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर आपका हम स्क्रीन पे जी जी, नीचे दे दिया है, नंबर, फिर हाँ लोग आपसे ज़रूर रब्ता करेंगे इस हवाले ठीक से। है, बिल्कुल। अच्छा, आखिरी सवाल, ख़वातीन की तो मैंने बहुत बात कर ली कॉस्मेटिक सर्जरी को लेके। आजकल के जो हमारे मर्द हजरात हैं वो भी काफ़ी कंसर्न हो रहे हैं, चाहे वो क्रिकेटर हों या शोबिज़ इंडस्ट्री से हों या मीडिया इंडस्ट्री से हों। उनकी रेशो क्या है आपके पास विजिट करने की? मेल पेशेंट्स बड़े कम ही होते हैं, उनकी वैसे भी रिक्वायरमेंट्स भी कम होती हैं। एक तो उनकी स्किन टाइप ऐसी थिक होती है कि वो ज़रा कम उनकी नज़र आती हैं। चेहरे पे भी देखें कि फीमेल की ज़रा थिन होती है स्किन, तो वो जल्दी लटक भी जाती है। ठीक है, तो मेल का रेशो बड़ा कम है। समझें कि आप अगर 100 है तो आप 10-20% मेल कह लें, हो जाता है। हो जाता अच्छा सर, ये आपका कैमरा है और आपको बहुत सारे इस वक्त लोग देख रहे हैं, कोई मैसेज देना चाहें आप, कोई भी, तो ये हाजिर है। है। इसमें ये मैसेज है, जो पेशेंट है हमारे मोस्टली कॉस्मेटिक्स के, उनके लिए ये मैसेज है कि अगर आपको कोई डॉक्टर एडवाइस करता है कि भाई आपकी सर्जरी होनी है, तो बेहतर ये है कि उसको सर्जरी की तरफ ले जाएं। अगर नॉन सर्जिकल में रहेंगी तो वो टाइम और पैसा ज़ाया करने वाली बात है। तो बेहतर ये होता है कि अगर आपको डॉक्टर कोई मशवरा देता है तो वो उस पर आप ज़रूर अमल करें। फौरी रब्ता करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आपने टाइम दिया।
जी नाज़रीन, आपको कैसा लगा हमारा आज का शो? मैंने भरपूर कोशिश की है कि जितने भी आपके क्वेश्चन से सर्जरी से रिलेटेड, कॉस्मेटिक सर्जरी से रिलेटेड, रिकंस्ट्रक्शन के हवाले से और पैदाइशी बच्चों के अंदर जो मसाइल आ जाते हैं उसके हवाले से मैंने भरपूर कोशिश की है डॉक्टर साहब से जवाब देने की, और उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में सबके जवाब भी दिए हैं। इसके बावजूद कोई सवाल रह गया हो, कुछ आप पूछना चाहें, तो हमारा जो कमेंट सेक्शन है वो हाजिर है, वहाँ पे ज़रूर अपना फीडबैक भी दीजिएगा और आज के शो के हवाले से बताइएगा कि आपको कैसा लगा। इसके साथ ही अपनी मेज़बान ज़ुबैदा अनवर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।